सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, जिसको डेरिक वॉलकॉट ने लिखा है। इसी पोएम के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को मैं डिस्कस करूंगी एंड द क्वेश्चन इज दैट डिस्कस डेरिक वॉलकॉट्स अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका एज अ पोस्ट कॉलोनियल पोएम। मतलब हम लोग किस तरह से जो है फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका पोएम को एक पोस्ट कॉलोनियल पोएम कंसिडर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पोएम का ओवरऑल जो व्यू है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको बता देती हूँ, ताकि जब मैं इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करूँ तो जो पॉइंट्स है वो ईजिली आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पोएम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, इसमें ब्रिटिशर और अफ्रीकन के वायलेंस को जो है, उनकी क्रुएलिटी को जो है वो पोएट ने दिखाया है। और वो ब्रिटिशर्स को भी और अफ्रीकन को, दोनों को जो है उनके वायलेंस के लिए, उनके क्रुएलिटी के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं और उन्हें एक्सपोज करते हैं रीडर के सामने। साथ साथ ही जो पोएट है वो अपने अंदर के पेन, सफरिंग को दिखाते हैं कि आखिर वो किनका साइड ले, क्योंकि वह इंग्लिश लैंग्वेज को भी लव करते हैं और अपने अफ्रीकन कल्चर को भी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये जो पोएम है वो एक स्प्लिट आइडेंटिटी, क्रुएलिटी, वायलेंस एंड लव को दिखाता है। इस पोएम के जरिए जो पोएट है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि 1950 के दौरान ब्रिटिशर्स ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाकर उन्होंने केन्या को कॉलोनाइज किया था। तो कुछ ट्राइब लाइक किकियू ट्राइब ने अपनी आज़ादी के लिए एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम माओमा मूवमेंट था या फिर रिवेलियन था। ये एक वायलेंस मूवमेंट था। ओवरऑल ये जो पोएम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, इसमें जो पोएट है वो बताते हैं कि जो इंसान है वो सिर्फ पावर का भूखा है, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे वो अफ्रीकन है, दोनों जो है वो दोनों को ही पावर के लिए लड़ाई करनी है। हर कोई जो है अपने से कमज़ोर पर शासन करना चाहता है। जैसे कि जो किकियू ट्राइब है वो लोग जानवरों के ऊपर राज करना चाहते हैं, उन्हें अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, वैसे ही जो ब्रिटिशर्स है वो भी अफ्रीकन के ऊपर राज करना चाहते हैं। तो पोएट कहते हैं कि इंसान पावर के लिए जो है एक जंगली जानवर बन चुका है। जिस तरह से अफ्रीकन जानवरों का शिकार करने जाते हैं तो जानवर अपने बचाव के लिए उन पर अटैक करते हैं, ठीक उसी तरह ब्रिटिशर्स भी किकियू ट्राइब पर अत्याचार करते हैं। तो उसी से बचने के लिए जो ट्राइब है वो ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करती है या फिर उनके अगेंस्ट जाती है, ताकि जो है वो अफ्रीकन का खात्मा ना हो जाए। ये अफ्रीकन का फियर है जिसकी वजह से वो इस युद्ध को वायलेंटली लड़ रहे हैं। पोएट यहाँ दोनों को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं और दोनों को ही जो है यहाँ पे वो एक्सपोज करते हैं। दूसरी चीज़ जो है, पोएट यहाँ पे डायरेक्ट एक्चुअली वो मिक्स एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं। जैसा कि उनके जो ग्रैंडफादर है वो एक ब्रिटिशर से वाइट पर्सन है और जो उनकी ग्रैंड मदर है वो एक अफ्रीकन है, यानी कि ब्लैक पर्सन है। इसी वजह से जो पोएट है वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो किसका साथ दें और वो इस कन्फ्यूज़न में फंस के रह जाते हैं और पोएम जो है वो इसी डायलेमा में ख़त्म हो जाती है एवं पोएट किसी भी जो है वो कंक्लूज़न के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये था पोएम। अब हम लोग जो है ये जो किस तरह से हम लोग इसे एक पोस्ट कॉलोनियल पोएम कंसिडर कर सकते हैं, अब इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे पॉइंट वाइज। और इस जो कॉन्सेप्ट से आप लोगों को कुछ आइडिया मिल गया होगा कि पोस्ट कॉलोनियल पोएम एक्चुअली में क्या होता है। लेट्स बिगिन। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाय डेरिक वॉलकॉट इज ऑफन कंसिडर्ड अ पोस्ट कॉलोनियल पोएम बिकॉज इट डील्स विथ द कॉम्प्लेक्स हेरिटेज ऑफ कॉलोनिज्म इन अफ्रीका एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पीपल हु वर कॉलोनाइज्ड। ये जो पोएम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये डेरिक वॉलकॉट के द्वारा लिखा गया एक फेमस पोएम है जिसको पोस्ट कॉलोनियल पोएम कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये जो पोएम है वो कॉम्प्लेक्स हेरिटेज ऑफ कॉलोनिज्म से डील करता है जो अफ्रीका में हम लोग देखते हैं उस समय के दौरान, और इस कॉलोनिज्म का जो इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, यानी कि कॉलोनाइज्ड पर्सन के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको भी हम लोग देखते हैं। द पोएम इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्पीकर हु इज स्ट्रगलिंग टू एडजस्ट हिज मिक्स्ड हेरिटेज एंड हिज रोल इन the violence and oppression of colonialism.
सो ये जो पोएम है वो एक स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, जो कि मिक्स्ड हेरिटेज है उनका, और इससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और उनके रोल को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वॉयलेंस और ऑपरेशन का जो उस दौर था, उस दौर में जो कॉलोनाइजेशन चल रहा था, उसमें उनका क्या रोल है। हेयर आर अ फ्यू की वे इन विच अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका कैन बी रीड एज अ पोस्ट कॉलोनियल पोएम। यहाँ पे अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जिस बेसिस पे हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पोएम है वो एक पोस्ट कॉलोनियल पोएम है। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पोस्ट कॉलोनियल पोएम क्या होता है। तो जिसमें हम लोग को देखा जाता है कि जब कोई पावरफुल जो ग्रुप है वो कमज़ोर के ऊपर शासन करता है, उसे अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहता है, उसे ही कहा जाता है कॉलोनिज्म। और जो इफ़ेक्ट उस कमज़ोर वर्ग के लोगों के ऊपर पड़ता है उसे ही कहा जाता है पोस्ट कॉलोनिज्म। तो यही हो गया पोस्ट कॉलोनिज्म कि किस तरह से अफ्रीकन लोगों के ऊपर ब्रिटिश ने शासन किया, किस तरह उसे अपने अंडर कंट्रोल करना चाहते थे, और उस कंट्रोल करने के दौरान क्या क्या जो सिचुएशन हुआ, क्या उनके साथ जो है वो इंसिडेंट हुआ, कैसा प्रभाव पड़ा। सो ओवरऑल मिला करके इसी को कहा जाता है पोस्ट कॉलोनिज्म। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट क्रिटिक्यू ऑफ कॉलोनिज्म। The poem offers a harsh critique of colonization and its impact on Africa and its people. So ये जो पोएम है ये कॉलोनाइजेशन को क्रिटिसाइज़ करता हुआ पोएम है, और इस कॉलोनाइजेशन का जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा अफ्रीका पे और अफ्रीका के लोगों पे, उसको हमारे सामने प्रेजेंट करता है। वॉलकट विविडली डिस्क्राइब द वायलेंस एंड कियोस ऑफ कॉलोनाइज्म एंड ही एक्सप्रेसेस क्रिटिसाइज द एक्शन ऑफ द कॉलोनाइजर्स। तो जो पोएट है, जो स्पीकर है, उन्होंने वायलेंस को, कियोस को, प्रॉब्लम को, सफरिंग को, कॉलोनाइज्म का, उसको हमारे सामने प्रेजेंट किया है। और इसके साथ साथ ही जो है वो कॉलोनाइजर्स का जो एक्शन था उसको भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वो अपने पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में लिखते हैं द गोरिल्ला रेसलर्स विद द सुपरमैन। यहाँ पे गोरिल्ला रेसलर किसको कहा गया है, तो अफ्रीकन को, और सुपरमैन जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट द जंगल फाइट बैक विद इन द क्लियर्ड प्लेसेस। सो इस तरह से जो है वो दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो वाइट और ब्लैक आपस में लड़ रहे हैं। दिस इमेज सजेस्ट that the colonizers are attempting to exert their dominance over a land and a people that are fundamentally resistant to their control. So ये जो इमेज है यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से जो पावरफुल ब्रिटिश है वो जो है वो अफ्रीका के लोगों के ऊपर, उनके ज़मीन के ऊपर अपने पावर को जो है वो लगाना चाहता है, उन्हें दबाव डाल रहा है, उन्हें अपने अंडर कंट्रोल में करना चाह रहा है। और जो अफ्रीकन पीपल है वो इसे रेसिस्ट कर रहे हैं, मतलब इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। सो इस तरह से जो है यहाँ पे हम लोगों को जो है वो कॉलोनाइजेशन का एलिमेंट देखने को मिलता है। सो इस बेसिस पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पोएम है वो पोस्ट कॉलोनियल पोएम है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइब्रिड आइडेंटिटी। The speaker in the poem is grappling with a sense of hybrid identity torn between in his African and European heritage. As I have already told you कि जो स्पीकर हैं वो बोथ जो है वो आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी को हाइब्रिड कही गई है, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर ये ब्रिटिश थे और जो उनकी ग्रैंड मदर है वो अफ्रीकन थी, तो वो इन्हीं दोनों के बीच में वो फंस करके रह जाते हैं। दिस स्ट्रगल रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंसेस of many people who were colonized and forced to adopt to a new culture and way of life. So जो स्पीकर का ये स्ट्रगल है वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट करता है ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस को, जो लोग कोलोनाइज्ड थे, जो किसी के अंडर कंट्रोल में थे, और उन्हें ज़बरदस्ती ये फोर्स किया जा रहा था कि आप नया कल्चर, नए वे ऑफ लाइफ को जो है वो एक्सेप्ट करें, उसे अडॉप्ट करें। द पोएम सजेस्ट दैट दिस प्रोसेस ऑफ हाइब्रिड Jason can be painful and difficult as the speaker feel poison with the blood of both. So ये जो पोएम है वो हमारे सामने ये सजेस्ट करता है कि ये जो हाइब्रिडेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है और डिफ़िकल्ट है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पोएट जो है वो एट द एंड ऑफ द पोएम वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो किसका साथ दे, किसका सपोर्ट करे। सो इस तरह से और भी जो लोग हैं जो उन्हीं के जैसे जो है वो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उन्हें भी ये डिफ़िकल्ट, ये पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जो कि काफ़ी एक पॉइजनस जो है वो होता है स्पीकर के लिए।
तो इस बेसिस पर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पोयम है वो एक पोस्ट कॉलोनियल पोयम है, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल पोयम का जो है वो एक एलिमेंट है एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइब्रिड आइडेंटिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट एक्सप्लोरेशन ऑफ कल्चरल लॉस। सो ये भी जो है वो पोस्ट कॉलोनियल का एक एलिमेंट है जिसको हम लोग इस पोयम में ईजिली देख सकते हैं। द पोयम ऑल्सो डील्स विथ द लॉस ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज दैट ऑकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ colonialism as well as the way in which people have attempted to preserve their cultural tradition in the face of outside pressure। So इस पोयम में हम लोग इस कल्चरल लॉस को ईजिली देख सकते हैं, क्योंकि जब अफ्रीकन कंटिनेंट में ब्रिटिशर्स ने अपना कदम रखा तो वो जो है वो अफ्रीकन पीपल हैं उसे अपने अंडर कंट्रोल में करना चाहते थे, उन्हें अपना वे ऑफ लाइफ सिखा रहे थे और कह रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स है वो लोग सिविलाइज्ड है और जो है अफ्रीकन को भी सिविलाइज्ड करना सिखा रहे हैं, उन्हें भी सिविलाइज्ड बना रहे हैं। और वो अफ्रीकन के ऊपर ये जोर डालते हैं कि वो न्यू कल्चर, न्यू जो है वो आइडेंटिटी को जो है वो वे ऑफ लाइफ को जो है एक्सेप्ट करें, जो कि आउटसाइडर की वे ऑफ लाइफ थी अकॉर्डिंग टू अफ्रीकन। सो इस तरह से जो है अफ्रीकन का मानना था कि जो उनका अपना कल्चर हेरिटेज है जो चलता आ रहा है वो जो है वो लॉस हो जाएगा जब वो लोग ब्रिटिशर्स का न्यू वे ऑफ लाइफ को अपना लेंगे। द पीपल हु वर colonized have lost their cultural heritage and that what remain in weak, जिसके वजह से अपने उनकी जो खुद की संस्कृति है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सो इस चीज़ को भी हम लोग इस पोयम में इजीली देख सकते हैं। सो इस पॉइंट के बेसिस पर भी हम लोग इस पोयम को जो है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका को एक पोस्ट कॉलोनियल पोयम कंसिडर कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट क्रिटिक ऑफ द मिथ ऑफ प्रोग्रेस। ये भी जो है मिथ ऑफ प्रोग्रेस पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट है एक, जिसके बेसिस पे हम लोग इस पोयम को जो है एक पोस्ट कॉलोनियल पोयम कंसिडर कर सकते हैं। The poem challenges the idea that colonialism was a necessary step toward progress and modernity। सो ये जो पोयम है वो आइडिया को चैलेंज करता है कि जो कॉलोनिज्म है ये नेसेसरी है प्रोग्रेस के लिए और मॉडर्निटी के लिए, बट इट इज़ द वायलेंस एंड chaos ऑफ कॉलोनिज्म विच इज़ डिस्ट्रक्ट the natural order of things and destroy the fine balance between humans and nature। सो इस पोएम में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो एक कंसिडर करते हैं कि जो प्रोग्रेस है और मॉडर्निटी लाने के लिए जो है उन लोगों को अफ्रीकन को उनका जो ब्रिटिश है उनका वे ऑफ लाइफ को अपनाना चाहिए, लेकिन ये जो है वो एक वायलेंस क्रिएट करता है, कियोस क्रिएट करता है बिटवीन द टू कंटिनेंट। सो इस बेसिस पर भी हम लोग इस पोएम को जो है वो पोस्ट कॉलोनियल पोएम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जब वो कॉलोनाइज्ड हुए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा इसमें हम लोग इजीली देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट एक्सप्लोरेशन ऑफ द रोल ऑफ वायलेंस इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। सो द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर द वे इन विच वायलेंस कंटिन्यू टू शेप पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज लॉन्ग आफ्टर द एंड ऑफ कॉलोनिज्म। सो ये जो पोएम है वो हमारे सामने जो है वो वे को एक्सप्लोर करता है जहाँ पे जो वायलेंस है वो कंटिन्यू आगे बढ़ता जाता है, जो कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी का एक मोस्ट पावरफुल एलिमेंट है। द कॉलोनिज्म हैज़ लेड टू अ साइकिल ऑफ वायलेंस एंड ऑपरेशन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। ये जो कॉलोनिज्म है ये वायलेंस का एक चक्र है, ऑपरेशन का एक चक्र है, सप्रेशन का एक चक्र है, जिसको तोड़ पाना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। दिस वायलेंस एंड कियोस ऑफ कॉलोनिज्म हैव लेफ्ट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पीपल एंड द कल्चर। और ये जो वायलेंस कियोस है कॉलोनिज्म का, ये जो है अफ्रीकन के कल्चर, अफ्रीकन पीपल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रेट इम्पैक्ट डालता है, जिसके वजह से वो लोग जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, उनके खिलाफ जो है वो रिवॉल्ट करते हैं। सो ये चीज़ भी हम लोग ईजिली इस पोएम में देख सकते हैं, यानी कि रोल ऑफ वायलेंस को देख सकते हैं, जो कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी का एक एलिमेंट है। सो इस बेसिस पर हम लोग इस पोएम को जो है एक पोस्ट कॉलोनियल पोएम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट द कंक्लूजन इज दैट देयर आर मैनी वे लाइक क्रिटिक ऑफ द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी, whiteness, development, otherness and race, which denotes the poem as a post-colonial poem. So overall, A Far Cry from Africa can be read as a powerful
post colonial poem because it deals with many of the complex issues that arises in the wake of colonialism, including identity, hybridity, resistance, language and the lasting effect of trauma. So I hope आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ में आ गया होगा। अगर और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।